एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसे कि पता होगा अभी आप लोगों का जो हम पढ़ा रहे हैं वो ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। तो ईवीएस के सेशन में मैं दो पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 80 एमसीक्यूज आपको करा दिया था। तो आज के पार्ट 3 में हम यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अगर कि इससे पहले जो हम दो पार्ट बताए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर के 80 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस का आपने नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखना आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करेंगे। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थानबद्ध जीव का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे ही देखिएगा यूप्लेक्टेला जो है यह एक स्थानबद्ध उदाहरण है, जो कि आपका 2000 आई थिंक 2019 के यूपी टेट में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नंबर जैसे ही सवाल में आइएगा तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि प्रोटीन अणु इकाई है, किसकी इकाई है? तो ये है जो इकाई है वो एमिनो अम्ल की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सवाल पूछ रहा है कि थारू जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो ये जो थारू जनजाति निवास करती है ना, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में ये निवास करती है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, जनजाति से जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में है अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ना, तो भारत में लगभग 550 जनजाति पाई जाती है और जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो सबसे पुरानी जनजाति का नाम पूछता है कि जो भारत में पाई जाती है सबसे पुरानी जनजाति कौन सा है, तो जारवा जनजाति जो है सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है। और ये कहाँ पे रहती है? तो ये अंडमान निकोबार में रहता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 84 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है ये कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जो बंगाल का आतंक है, बंगाल का आतंक जो कहा जाता है वो जलकुंभी के पौधे को कहा जाता है। तो अगर के यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन बी में ये चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आता है कि वायरस की अजैविक विशेषता है, ये कौन सी विशेषता है? आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अजैविक विशेषता कौन सी है। तो करके ऑप्शन डी में जो दिया गया है, डायरेक्ट हम उत्तर बताएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक जो पूर्ण विषाणु होता है ना, ये भी सवाल पूछा जाता है। एक पूर्ण विषाणु, एक जो पूर्ण विषाणु होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको जो कहा जाता है विरियॉन कहा जाता है, विरियॉन। ये सवाल पूछा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल में आइएगा, 86 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो ये एकता परिषद का स्थापना किया गया था ना, ये 1961 ईस्वी में किया गया था। जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये स्थापना किया गया था। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका नाम है एकता परिषद, यानी कि जो ये दो कम्युनिटी के बीच में जो है ये एकता बनाने के लिए इस परिषद की स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही होते थे, यानी कि जो ये सांप्रदायिकता को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, एक दूसरे में एकता बनाने के लिए एकता परिषद की स्थापना 1961 में किया गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। 87 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है। 87 नंबर सवाल है कि किस देश का संविधान लचीला है? भारत, अमेरिका, चीन या ब्रिटेन? तो जो सबसे लचीला यहाँ पे संविधान है ना वो ब्रिटेन का संविधान है। कौन सा? ब्रिटेन का संविधान। अब याद रखिएगा ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। यहाँ पे जैसे भारत में लिखा हुआ संविधान है वैसा वो संविधान नहीं है, इसीलिए ये लचीला संविधान माना जाता है ब्रिटेन के संविधान को। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये पूछ रहा है किस भाग में है, तो ये है यहाँ पे भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था संविधान में जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था, आप लोग याद रखिएगा। 89 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलनशील होता है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए जो यहाँ पे वर्षा के पानी में जो घुलनशील होता है ना वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक जो है रंगहीन गैस है। कैसा गैस है? तो ये रंगहीन गैस है, ठीक है। और
एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस गैस के कारण में जो ताजमहल है, ताजमहल का पीलापन हुआ है, तो वह भी सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। ताजमहल का जो पीलापन है वो किस गैस के कारण यानी प्रदूषण के कारण हुआ है, वो हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गंधहीन गैस है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर सवाल कि लोकसभा के चुनाव की सूचना कौन देता है। तो जो लोकसभा के चुनाव का सूचना देता है, जो भारत का चुनाव आयोग है वो देता है। भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो उल्लेख है संविधान के 324 से लेकर 329 तक के जो आर्टिकल में है वो चुनाव आयोग का यहाँ पे जानकारी देता है। ठीक है, और ये संविधान के किस भाग में है याद रखिएगा ये भी, तो ये भाग 15 में यहाँ पे चुनाव आयोग का जिक्र मिलता है। वर्तमान समय में यहाँ पे इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो भी है ज्ञानेश कुमार। आपको पता होगा ज्ञानेश कुमार जी हमेशा अभी SIR के वजह से न्यूज़ में ये बने रहते हैं। और सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा वो भी सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन जो थे वो पहले चुनाव आयुक्त थे। तो इतना चीज़ जो मैंने बताया इसको आप लोग याद रखिएगा। 91 नंबर सवाल है कि वर्षा जल संचयन क्या है। उपयोग किए गए पानी का संग्रहण और भंडारण जो कहलाता है वो वर्षा जल संचयन कहलाता है, उसका भंडारण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आइए कि भारतीय गैंडे में संरक्षित है, यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें गैंडा को वहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। तो अगर के देखिएगा पहला ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कांजीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कांजीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये है असम में, याद रखिएगा। कार्बेट कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में ये है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो बांदीपुर भी यहाँ पे असम में है। और गिर जो है यहाँ पे गुजरात में है। जो ये गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। आप लोग याद रखिएगा, हमेशा सवाल ये पूछा जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल जो पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो जो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे उपस्थित है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें से सबसे अधिक यानी कि लगभग 56.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, आप याद रखिएगा। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, हो गया आपका O3 ओजोन गैस हो गया, आपका यहाँ पे O2 हो गया, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सारा जो गैस है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 94 नंबर सवाल कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यानी कि आपको पता होगा ऐसा बहुत सारा वर्णक है जिसके कारण लाल होता है, हरा होता है, पीला रंग होता है। तो सबसे पूछ रहा है आपका कि हरा वर्ण कौन इसमें है, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देखिएगा क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के कारण पौधा का रंग का यानी कि जो पत्ती होता है वो हरे रंग का होता है। अब देखिए इसमें जितना भी नाम दिया गया है ना, जैसे कैरोटीनॉइड हो गया, लाइकोपिन हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, ये भी सब वर्णक है। आप लोग याद रखिएगा, किसी भी चीज़ में अगर के पीला वर्णक के बारे में पूछ रहा है कि किसके कारण यहाँ पे पीला है रंग, तो वो समझिए कि कैरोटीनॉइड होगा। लाइकोपिन के कारण जैसे टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है, इसीलिए जो लाल है ये यहाँ पे लाल वर्णक है लाइकोपिन। था एंथोसाइनिन जो है यह एक नीला वर्णक है, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा, नीला वर्णक। यानी कि एंथोसाइनिन के कारण में किसी भी पदार्थ यानी कि किसी भी चीज़ का जो रंग होगा वो नीला कलर का होगा। वही क्लोरोफिल का जैसे जो होता है ये हरा वर्णक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 90 नंबर सवाल देखिए आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से क्या हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। आपको पता है जब पौधे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके वजह से इंसान यहाँ पे सांस लेता है। 96 नंबर सवाल है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हम फेंक देते हैं,
जो उसका अपघटक जिसको कहते हैं उसी को अपर्दाहारी कहते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इसी को अपर्दाहारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो ये दिया गया है, ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथियों, बहुत ही जल्द हम यूपी टेट का, यानी कि आई थिंक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 जून से, ठीक है, 1 जून से यहाँ पे टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूपी टेट 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। 1 महीने के अंतर्गत में ये आपका, जैसे कि जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम है, तो 1 महीने के अंतर्गत में यानी 30 दिन का ये टारगेट रहेगा। इसमें हम इतना कुछ आप लोग का प्रैक्टिस करा देंगे कि बस आपको जो हम चीज़ बताएंगे टारगेट के अनुसार, जो हम आपका टेस्ट लेंगे, जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको उसको स्टडी करना होगा। और मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आपका 100+ मार्क्स 1 महीना के अंतर्गत में कहीं नहीं जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना होगा हमसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम वहीं पे आप लोगों को खबर देंगे कि कैसे उसमें जुड़ना है और कब से ये चीज़ें स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए 97 नंबर सवाल पूछ रहा है कि 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। याद रखिए कौन सा मैदान है? 16 घास का मैदान है, ठीक है। ये किस तरीका के वन होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय ये पहाड़ी वन होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 98 नंबर सवाल देखिए कि भारत में पेलिकल कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकल क्या है? पेलिकल एक तरीका का पक्षी है, पक्षी का ये नाम है, याद रखिएगा। तो ये जो करते हैं, जितना भी ऊपर में आपका ये दिया गया है, ये सब में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल कि मिनी माता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें डैश का स्तर अधिक होता है। कौन सा रोग पूछ रहा है? मिनी माता रोग। तो ये जो मिनी माता रोग होता है साथियों, ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। यानी कि ऐसा चीज़ जिसमें कैडमियम ज़्यादा मात्रा में है, अगर वैसा हम खाते हैं तो हमको मिनी माता रोग हो सकता है, ठीक है। अब ये भी सवाल पूछा जाता है कि आर्सेनिक के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो वो जो होता है ना, त्वचा रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा, त्वचा रोग हो गया, या ब्लैक फुट रोग जो होता है, ब्लैक फुट रोग, वो भी यहाँ पे अगर देखिएगा तो आर्सेनिक के प्रदूषण से यहाँ पे होता है। पारा के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ये जो होता है, सॉरी, जो मैंने आपने बताया जो मिनी माता रोग है, ये कैडमियम के प्रदूषण से नहीं, ये आपका जो होता है वो पारा के प्रदूषण से होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और जो कैडमियम के प्रदूषण से यहाँ पे जो बीमारी होता है, जो रोग होता है, उसको बोलते हैं इटाई रोग, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, आप लोग इसको ही याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा? 100 नंबर सवाल की तरफ में। अगर कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो एक हाइप का बटन होता है, जैसे ही देखिएगा ना, जहाँ पे लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ लिखा हो रहता है, लाइक डिसलाइक, वहीं पे एक हाइप का बटन होगा, आप इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। हाइप करने के बाद क्या होता है ना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब लोगों के पास रिकमेंड करता है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अधिकतम ओजोन क्षरण निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? आपको भी पता होगा कि जो ओजोन की अधिकतम क्षरण जो हो रहा है वो दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका में यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट उत्तर हो जाएगा। अब ये सवाल डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि जो ओजोन परत होता है ये वायुमंडल के किस परत में होता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है समताप मंडल में होता है। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, एग मार्क किससे संबंधित है? आपको पता होगा कि जब आप सामान खरीदने जाते हैं ना, तो कहीं पे अगर के देखिएगा तो वहाँ पे एग मार्क दिया रहता है, कहीं पे देखिएगा कि आईएसआई मार्क दिया रहता है, कहीं अगर के देखिएगा तो उसमें होलोग्राम दिया रहता है, यानी कि होलोग्राम देख कर लिया जाता है, कहीं देखिएगा तो आईएसओ मार्का दिया जाता है। तो ये एक तरीका से ये जो मार्का है ना, ये उस चीज़ का गुणवत्ता को निर्भर करता है कि वो कितना शुद्ध है, कितना अच्छा है। तो याद रखिएगा, ये देखिए जितना भी चीज़ मैंने बताया, आईएसआई हो गया, होलोग्राम हो गया, या आईएसओ हो गया, ये अलग अलग चीज़ों पर दिया जाता है। जो एगमार्क है ना, ये कृषि संबंधी उत्पाद, यानी कि गेहूं, चावल या जो भी चीज़ आप लेकर जाते हैं, अगर के बोरी में बंद होता है तो भारत सरकार एगमार्क वहाँ पे देता है। तो जो भी कृषि उत्पाद होता है उस पर एगमार्क उत्पाद होता है। वही अगर के आईएसआई जो यहाँ पे मार्का दिया जाता है, ये औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं, औद्योगिक उत्पाद इसको बोलते हैं।
औद्योगिक उत्पाद क्या है, जैसे कि सीमेंट हो गया, छड़ हो गया या स्टील हो गया, जो मेटल वाला चीज़ होता है उस पे यहाँ पे आईएसआई मार्का दिया जाता है। हॉलमार्क क्या है भाई, होलोग्राम जो बोलते हैं, हॉलमार्क जिसको बोलते हैं, ये अगर कि आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, आभूषण लेने जाते हैं, तो आभूषण के ऊपर में ये होलोग्राम होता है। और जो इंटरनेशनली यानी कि जो पूरे दुनिया के लिए एक मार्क का उपयोग किया जाता है वो है यहाँ पे आईएसओ, जिसको बोला जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा। अगला सवाल 102 नंबर सवाल है कि दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जब दूध से दही बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और ये एक जीवाणु के कारण होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। कौन सा जीवाणु होता है, तो वो है लैक्टोबैलिसस। लैक्टोबैलिसस ये भी सवाल, बैलिसस ये सवाल पूछा जाता है कि किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है, तो लैक्टोबैलिसस जीवाणु के कारण। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 103 नंबर सवाल, एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है। तो एक वयस्क मानव जो है 206 अस्थि उसमें पाई जाती है। अब सवाल ये पूछ देगा करके कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर की हड्डी होती है। फीमर कहाँ की हड्डी होती है शरीर में, वो तो जांघ की हड्डी। अगर के सवाल ये पूछ दे कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो है स्टेप्स। कौन सा हड्डी, स्टेप्स हड्डी। और ये शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है कान में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। 104 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश चरण के दौरान डॉट का ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, और NADP का जो होता है यहाँ पे अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर सवाल पूछा गया था यूपी टेट के एग्जामों में कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका कार्य है। यानी कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा जो चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपना पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को यहाँ पे प्रकाशित किया था। इनके ही द्वारा जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया गया, एक मेंडल है और एक रॉबर्ट हुक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी, ठीक है। अनुवंशिकी का जनक या पिता कहा जाता है किसको, मेंडल को। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे। किसने क्या किया था, कोशिका की खोज कब किया था, आई थिंक 1665 ईस्वी में ये किया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 106 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी परावैंगनिक किरणें अधिक खतरनाक होती है। अब देखिए परावैंगनिक किरण 3 टाइप का होता है, UVA, UVB और UVC। तो जो सबसे खतरनाक होती है ना, अल्ट्रावायलेट टाइप C का जो होता है ये सबसे खतरनाक होता है। और परावैंगनिक किरण के डायरेक्ट रूप से हमारे स्किन पे पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे त्वचा कैंसर होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। कौन सा, त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़। और जो सबसे खतरनाक होता है कौन सा, तो UVC होता है, ऑप्शन सी ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 107 नंबर में 107 सवाल पूछ रहा है कि वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो जो वायु दाब मापता है यानी कि वायु का जो दबाव मापता है वो बैरोमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है थर्मामीटर, तो तापमान, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या होता है, तो यहाँ पे भूकंप जो है, भूकंप का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से। और जो आर्द्रता मापी है, इससे आर्द्रता वायुमंडल में कितना है इसको मापा जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है 108 कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। किसके बारे में पूछ रहा है, जल के अवशोषण के बारे में। तो जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा होता है। और जो भोजन का अवशोषण होता है यानी कि जो पोषक तत्व का अवशोषण जो होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यही दोनों चीज़ खास करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 110 नंबर सवाल आइए। 110 नंबर आपसे EVS का सवाल है, यानी कि पेडागोजी के टाइप पे पूछा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि निम्न पर आधारित है।
शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो ये जो यहाँ पे जो आप लोग का शिक्षण खेल विधि होता है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर में, यहाँ पे साइकोलॉजी के ऊपर में ये फोकस्ड रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, खास करके अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है, खास करके जो सीडीपी का जो सवाल है, पेडागोजी का जो सवाल है, अगर के उस ऑप्शन में कहीं पे विकास और वृद्धि के बारे में दिया गया है और इसके बारे में वो पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो आप डायरेक्ट रूप से उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा चांस है कि वो आपका सही जो सवाल होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 111 नंबर सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। या आपको पता होगा कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। अब देखिए जो कैल्शियम कार्बाइड है इसमें जैसे ही नमी मिलता है, तो जैसे ही नमी मिलता है ना, तो ये जो परिवर्तित हो जाता है वो एसिटिलीन में परिवर्तन हो जाता है, एसिटिलीन में। ठीक है, आपको पता होगा दो तरीका की चीज़ें होती है, एक एसिटिलीन होती है, एक एथिलीन होती है, जिससे यहाँ पे आमों को पकाया जाता है। तो एसिटिलीन जो चीज़ है वो कार्बाइड का ही परिवर्तित रूप एसिटिलीन है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है 112 नंबर सवाल के, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी पीने से होता है। तो ये जो पानी पीने से दूषित होता है वो है टाइफाइड। एड्स जो होता है ये सेक्सुअल डिजीज है, अगर के कोई आप कोई ऐसा व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित है, अगर उससे कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसमें भी यहाँ पे एड्स हो जाता है। एनीमिया जो होता है, अगर के शरीर में आयरन की कमी अगर के होता है तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया होता है। और टीटनस जो रोग है वो जीवाणु जनित रोग है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है, वो है सरसों। सरसों का पौधा में देखिएगा उसमें दो ही बीज पाया जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 114 नंबर सवाल। 114 नंबर सवाल भी ईवीएस से है कि ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण मूल उद्देश्य है। यानी कि अगर कि आप स्कूल में शिक्षक बन जाते हैं तो बच्चों को आप शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाइएगा, तो उसमें ईवीएस का क्या उद्देश्य है। तो उसका यही उद्देश्य है कि छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, यानी कि जहाँ पर भी घूमने लेकर जा रहे हैं बच्चों को, वहाँ पे जाएगा, अपने हाथों से उस चीज़ को छुएगा, देखेगा, महसूस करेगा और उसके आधार पर कुछ न कुछ सीखेगा। इसीलिए यहाँ पे जो फोकस्ड होता है वो यहाँ पे हस्त गतिविधि आधारित अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 115 नंबर सवाल है, ये भी आपका पेडागोजी से है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यह जानने के लिए कि शिक्षार्थी में कितना नहीं सीखा है। अब देखिए ये जैसे ही सेंटेंस आप पढ़िएगा ना तो इसमें निगेटिव वाइब आ रहा है, तो निगेटिव वाइब कभी भी सीडीपी में सही उत्तर नहीं होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी देखिएगा दिया गया है कि क्या दिया गया है, शिक्षार्थियों के प्रगति को निरंतर नहीं बनाने रख ले। यहाँ पर भी देखिए ये निगेटिव वाइब आ रहा है। अगर के यहाँ पर भी देखिएगा तो क्या दे रहा है, सतत मूल्यांकन। जैसे मैंने बताया ना, विकास हो गया, ग्रोथ हो गया, सतत मूल्यांकन हो गया, ये सब जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। और ख़ास करके अगर सीडीपी में ऐसा वर्ड आ रहा है तो उसको आपको कंसाइडर करना होगा, उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सतत मूल्यांकन से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं दिखता है, इसी के कारण हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। यानी कि जो भी बच्चे हैं वो परीक्षा से नहीं डरे, इसीलिए जो छोटा छोटा उन लोग का मूल्यांकन है, चाहे मौखिक हो गया या लिखित तरीका से हो गया, क्लासरूम में हम उन लोगों को करते रहते हैं ताकि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उससे वो डरे नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 116 नंबर सवाल। क्या सवाल है कि स्वास्थ्य हड्डियों के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, पोटेशियम, विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई। अब देखिए हड्डी है ना, तो हड्डी हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी के कमी के कारण यहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा विटामिन के कारण के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का जो थक्का बनता है ना वो जल्दी नहीं बनता है, जिसमें विटामिन के का कमी होगा। विटामिन विटामिन ई के कमी से जो होता है बांझपन होता है,
याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। और यहाँ पे विटामिन डी के कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बबुआ, हर परीक्षा में ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अभी तुरंत हमने बताया, विटामिन सी के कमी से जो होता है वो स्कर्वी होता है, बी के कमी से बेरी होता है, और रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जो भी छोटा छोटा चीज़ हम बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, हर परीक्षा में पूछा जाता है। 118 नंबर सवाल है कि भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी आईपीएस कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। ये 1900 आई थिंक 1945 की बैच की थी, 45 नहीं शायद 75 की बैच की, ये कंफर्म हमको याद नहीं, थोड़ा सा आप लोग देख कर इसको बताइएगा कि किस बैच की थी जो की थी। ठीक है, अब देखिए प्रतिभा पाटिल जो है, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा सिंह पाटिल। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है 119 नंबर सवाल कि असम का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछ रहा है एक सींग वाला गैंडा, तो कौन सा है? वो काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? ये है असम में। मानस कहाँ पे है? ये भी है असम में। गिर कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। कान्हा किसली कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये जो कान्हा है ना, किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा जाता है किसके लिए प्रमुख है? तो याद रखिएगा, 12 सिंघा। कौन सा? 12 सिंघा। ये 12 सिंघा जो है ना, एक हिरण का कैटेगरी है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है आपका सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा। जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे 120 तक। जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे उसमें 40 और जो सवाल आप लोग का बचा हुआ है उसको कंप्लीट करा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।